नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आंचल। मध्य प्रदेश के खेल में राहुल गांधी भी कूद पड़े हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी कमजोर हो रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस को मजबूत करने की तैयारी राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान कर रहा है। मध्य प्रदेश में काफी दिनों से खेल चल रहा है। चुनाव से पहले भी मध्य प्रदेश में काफी कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जिसके बाद लगातार सवाल जो है वो बीजेपी और कांग्रेस पर खड़े हो रहे थे कि किस तरीके से चुनाव से पहले कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना होता है, लेकिन उसके बाद चुनाव के बाद जो नतीजे आते हैं और वहां से ईवीएम और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही थी। शिवराज सिंह चौहान जो कुछ भी संकेत बीजेपी हाईकमान को दे रहे हैं उस पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन अब बड़ा दांव जो कांग्रेस हाईकमान की तरफ से चला गया है, अब उस पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। किस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी टीम बनानी शुरू कर दी है। 2024 में लोकसभा चुनाव जो है उसकी तैयारियां कांग्रेस ने शुरू कर दी है। और अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से राहुल गांधी की सक्रियता जिन जिन राज्यों में रही है और वहां के जो परिणाम आए हैं उसको देखकर अब जो फैसले कांग्रेस ले रही है, इससे यह साफ हो गया है कि जमीन पर लड़ाई राहुल गांधी ही लड़ रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव में देखें तो तेलंगाना में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और वहां पर राहुल गांधी की सक्रियता थी। राहुल गांधी लगातार वहां पर सभा कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे और उसी का नतीजा था कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो यहां मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने पूरा जो चुनावी माहौल था उसमें किस तरीके से हिंदुत्व कार्ड खेलना और तमाम जो मुद्दे उनके द्वारा उठाए जा रहे थे, जिस तरीके से बयानबाजी उनकी हो रही थी, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा मध्य प्रदेश में। अखिलेश यादव को लेकर जो उनका रुख रहा उस पर भी चर्चाएं हो रही हैं कि किस तरीके से कमलनाथ ने वहां पर इस तरीके से बयान दिया और उसके बाद इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं जो फूट है वो पड़ती हुई नजर आई। हालांकि अखिलेश यादव अब कांग्रेस के पक्ष में आ गए हैं, लगातार समर्थन और सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त जो कुछ भी रुख कमलनाथ की तरफ से अपनाया गया, सवाल कमलनाथ पर खड़े हो रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ जो राहुल गांधी को चुनाव से दूर रखा गया, अब उस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कमलनाथ से पद जो है प्रदेश अध्यक्ष का वो छीन लिया गया है और जीतू पटवारी जो कि राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं और युवा शक्ति के रूप में कांग्रेस देख रही है, वहां पर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। इसके साथ ही एक बड़ा समीकरण जो है वो भी साधने की कोशिश कांग्रेस के तरफ से मध्य प्रदेश में की गई है। जीतू पटवारी और इसके साथ ही जो नेता प्रतिपक्ष और जो नेता उप पक्ष बनाए गए हैं उमर सिंघार और इसके साथ ही हेमंत कटारे, इनकी भी चर्चाएं जो है हो रही है। क्योंकि जीतू पटवारी की अगर हम बात करें तो वो ओबीसी चेहरा है और आदिवासी उमंग सिंघार आते हैं, ब्राह्मण हेमंत कटारे, ये तीनों नाम जो हैं वो इनकी चर्चा हो रही है। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने जो दांव मध्य प्रदेश में चला है उसकी भी चर्चाएं हो रही हैं। तो मध्य प्रदेश में किस तरीके से पूरे खेल में अब राहुल गांधी कूद पड़े हैं और राहुल गांधी ने बड़ा दांव चला है। 2024 की तैयारियां कांग्रेस ने शुरू कर दी है। एक तरफ बीजेपी कमजोर हो रही है, अंतरकलह से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को मजबूत करने की जो तैयारी शुरू हुई है, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय जी और इसके साथ ही दीपक पाचपोर जी। आप सभी का दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जो मध्य प्रदेश में खेल चल रहा है, अमलेंदु जी देखिए किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान बीजेपी हाईकमान को तेवर दिखा रहे हैं। लगातार वो हार मानने वाले नहीं हैं। अभी भी उनके तरफ से लाडली बहना को लेकर लगातार ट्वीट किया जा रहा है और जिसे बीजेपी हाईकमान नकार रहा है उस योजना की बार बार वो चर्चा कर रहे हैं। हालांकि सवाल तो इस पर भी खड़े हो रहे हैं कि लाडली योजना मध्य प्रदेश में बचेगी या जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी फैसले ले रही है इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान उसका जिक्र कर रहे हैं और बीजेपी जो है अंतरकलह से मध्य प्रदेश में जूझ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने जो बड़ा दांव चला है, जीतू पटवारी के हाथ में जो कमान सौंपी गई है, आप कैसे देखते हैं? देखिए आंचल जी, मुझे लगता है कि जीतू पटवारी को कमान सौंप करके कांग्रेस ने बहुत बड़ा संदेश दिया है और संदेश ये दिया है कि अब जो नई कांग्रेस बन रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की जो कांग्रेस तैयार हो रही है वो संघर्षशील लोगों की कांग्रेस होगी। ये एक साफ संदेश एक तरीके से देने की कोशिश की गई है। अब लोग इसको देख रहे हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि ओबीसी चेहरा जो है वहाँ मुख्यमंत्री बना दिया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो बनाए हैं आदिवासी और इस तरीके से, तो इसके जवाब में मुझे लगता है कि उसका जवाब नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना सब बनाया है वो कांग्रेस की जातिगत जनगणना की जो मांग थी राहुल गांधी की, उसके दबाव में इसको बनाया है।
राहुल गांधी ने यह अंदरूनी शुरुआत की है कि हम जो मुद्दे देश के अंदर उठा रहे हैं, उन मुद्दों को हम अंदरूनी तौर पे अपने संगठन में भी लागू कर रहे हैं। जिस तरीके से कहा गया कि कांग्रेस के अंदर जो है 50% जो पद होंगे वो अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित और आदिवासियों के लिए एक तरीके से आरक्षित होंगे, तो उस पर भी काम चल रहा है। तो ये जो नया समीकरण बना है उत्तर मध्य प्रदेश में जो बनाया गया है, ये एक साफ साफ संदेश है कि संघर्षशील लोगों को अब आगे बढ़ाया जाएगा और उनके जरिए ही अब युवा नेतृत्व जो है, युवा खून जो है, वो कांग्रेस को एक तरीके से आगे बढ़ाएगा। तो ये जो है इस समय चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और इधर जो कांग्रेस में शुरू हुआ है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो शिवराज सिंह चौहान लगातार एक तरीके से चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कमलनाथ ने भी जो ट्वीट किया है वो एक तरीके से थोड़ा सा व्यंग जरूर है, लेकिन कमलनाथ ने कहा है कि सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को मेरा सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। उन्होंने जो है केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी जो है इन नेताओं के साथ साथ बधाई दी है कि इनको भी बधाई नया चुनने के लिए। तो अब इसमें केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला को बधाई का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये बधाई तो जो है जीतू पटवारी के लिए बनती है या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बनती है, लेकिन उनका नाम जोड़ करके कमलनाथ ने बताने की कोशिश की है कि इन दोनों ने जो है वो ये सब कराया है एक तरीके से। क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस तो ट्वीट कर चुकी थी पहले कि कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है, बदलाव हुआ है। तो यानी जो कमलनाथ सोच रहे थे कि बदलाव नहीं होगा और कमलनाथ अभी भी आगे राज करेंगे, तो वो एक तरीके से साफ संकेत दे दिया गया कि अब ठीक है, जो आपने जो करना था, आपको मौका दिया गया था 2018 और 2023 का, और दोनों मौके जो है वो आपने अपने हाथ से गंवा दिए हैं, जानबूझ करके कहा जाए या फिर आपने अपने अहंकार में, या फिर आप कहिए कि आपने अति आत्मविश्वास में ये जो आपने मौके गंवाए हैं। तो अब जो है वो कोई भी मौका कांग्रेस गंवाना नहीं चाहती है और मजबूती के साथ कांग्रेस जो है लगातार संघर्ष कर रही है। लोकसभा चुनाव सिर पे है, उसकी तैयारी करनी है, और 2023 के बाद जब 2028 में मध्य प्रदेश का चुनाव होगा तो उसको भी कांग्रेस किस तरीके से हासिल करती है, इस पे अब काम होगा। तो एक संदेश ये देने की कोशिश की गई है, मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव है। और इससे खासतौर से जो देखने में आ रहा है वो ये देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उत्साह में है। मतलब एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो अब निराश भाव में है, निराश उसके अंदर भर रहा है। जिस तरीके से मोदी जी ने दांव चले हैं, तो शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से कहा जाए कि एक तरीके से अपमानित किया गया है, और शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, तो लोगों में ये भाव जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ भी आप काम कीजिए, आपको उसको काम का फल नहीं मिलना है, पर्ची से है वो निकलेगी, तो जिसकी पर्ची निकलेगी उसका काम होगा। तो अब काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कांग्रेस में अब जो ये बात होती जा रही है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप चाहे कितने ही सीनियर हो, आपके नेहरू और गांधी परिवार से कितने भी आपके नजदीकी रिश्ते हो, लेकिन अब आपको संगठन में उस तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यहाँ काम करने वालों की ही चलेगी। ये एक साफ संदेश जो है मध्य प्रदेश के जो रिशफल हुआ है उसके जरिए कांग्रेस ने देने की कोशिश की है। चलिए जी बिल्कुल। अब ये कह रहे हैं कि वहाँ का जो कार्यकर्ता है वो काफ़ी उत्साहित है। अगर आप देखेंगे तो जीतू पटवारी के नाम का जैसे ही ऐलान हुआ उसके बाद उनके नाम के नारेबाजी होने लगी, और जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो खुशी मना रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो युवा शक्ति हैं और जीतू पटवारी जो हैं वो एक अटैकिंग नेता की तरफ से की तरह देखे जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की जो राजनीति रही है बहुत ही लिबरल है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या कमलनाथ हो। लेकिन ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी के लिए जमीन पर उतर कर और बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए अगर वो तैयार हो तो उसे ही फेस बनाना चाहिए, और जीतू पटवारी को बनाया गया है। तो इस पर चर्चाएं जो है वो चल रही हैं कि जीतू पटवारी के जरिए अब मध्य प्रदेश को कांग्रेस राहुल गांधी मजबूत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो चुनाव से राहुल गांधी को दूर रखा गया, और तमाम हम देख रहे थे जब टिकट बंटवारे के दौरान भी कई आवाजें उठ रही थी राहुल गांधी को लेकर कि मध्य प्रदेश की जो कमान है वो राहुल गांधी के हाथों में होनी चाहिए। राहुल गांधी को ये पता होना चाहिए कि सर्वे रिपोर्ट क्या है, कैंडिडेट को कौन से उतारने हैं और कहां से किसको टिकट देना है, इस सब के बारे में राहुल गांधी को बताना चाहिए। बहुत सारे ऐसे जमीन पर जो कांग्रेस के नेता थे वो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी तेलंगाना चले गए क्योंकि फोकस जो उनका है वो तेलंगाना पर है, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है उन्हें पता होना चाहिए। कमलनाथ ने राहुल गांधी को दूर रखा, और जो कुछ भी मध्य प्रदेश में हुआ वो किसी से छिपा नहीं हुआ है। कांग्रेस के बागी जो हैं वो किस तरीके से उतरे, और उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका जो है वो मध्य प्रदेश में लगा। अब राहुल गांधी फिर से सक्रिय हुए हैं, और कमलनाथ ने उन्हें दूर किया था तो अब कमलनाथ को ही दूर कर दिया गया है, क्योंकि लग रहा था कि कमलनाथ जो है वो कहीं नहीं जाने वाले हैं।
ये बहुत ही मुश्किल लग रहा था। या बताया तो ये भी जा रहा था कि कमलनाथ जो हैं वो हटने वाले हैं ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन वो जो है वो कांग्रेस ने किया, कांग्रेस हाईकमान ने किया, और ज़मीन पर अब जो है वो जीतू पटवारी और राहुल गांधी की जो पूरी टीम है उनकी, वो उतर कर काम करेगी। दीपक जी, कैसे देखते हैं आप ये पूरा जो सियासी समीकरण मध्य प्रदेश का है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँ कि इस तरीके से जो ओवरहॉलिंग हुई है, शुरू हुई है, जो हमको 2 राज्यों में दिख रही है, कम से कम छत्तीसगढ़ में भी देखिए नेता प्रतिपक्ष जो ऐसा व्यक्ति दिया गया है, मगर छत्तीसगढ़ से शुरू करूं, डॉक्टर चरणदास महंत एक बहुत ही अनुभवी, सौम्य किस्म के और सबको साथ लेकर चलने वाले एक व्यक्ति हैं। तो उन्हें इस समय प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया यहाँ विधानसभा में, जहाँ जरूरत इस बात की थी कि हर तरफ से एक अनुभवी व्यक्ति जो है वो प्रतिपक्ष का मोर्चा संभाले। तो असली बात यह है कि ये काम काफी पहले हो जाना चाहिए था, चुनाव के पहले। देखिए, ये तो बड़ा स्पष्ट हो गया था कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं। जो कुछ ओवरहॉलिंग करनी चाहिए थी, जो कुछ सुधार कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए थे, वो चुनाव के पहले कर लेते तो और बेहतर होता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चुनाव सामने देखकर सामान्य रूप से नेतृत्व में परिवर्तन नहीं किया जाता। लेकिन कमलनाथ वगैरह जैसे के साथ अभी जो किया जा रहा है, हालांकि सारा का सारा श्रेय देना देखिए केवल राहुल गांधी को कह देना कि केवल राहुल गांधी ये सब कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। राहुल गांधी की कार्य पद्धति अगर हम लंबे समय से देखें तो कभी भी अपने आप को इम्पोज करने या थोपने की कभी नहीं रही है। उनकी कोशिश ये रही है कि हर किसी को वो साथ लेकर चले। इसलिए अगर आप ये सोचे कि इंदिरा गांधी के समय की ये कांग्रेस नहीं है, उस समय इंदिरा गांधी की इसमें ऐसा होता था कि रातों रात किसी मुख्यमंत्री को बदल देना या अध्यक्ष को बदल देना, वो एक बहुत सामान्य बात हुआ करती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार, जब केंद्र में भी जो खासकर पिछले 10 सालों में देखिए लगातार विपक्ष में है, तो ऐसे अपने मुख्य कार्यकर्ताओं को, पुरानी पीढ़ी के इन कार्यकर्ताओं को या नेताओं को एकदम से डिस्कार्ड कर देना भी संभव नहीं होता। हम कई चीजों को बाहर बैठ के देखते हैं, लेकिन अंदर से उस राजनीति को करना काफी मुश्किल का काम होता है। राहुल गांधी को देखिए, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको एक नई पीढ़ी को भी तैयार करना है, लेकिन अपनी पुरानी पीढ़ी को भी साथ लेकर चलना है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस काम को काफी अच्छे से निभा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये कहें कि केवल राहुल गांधी ये सब कुछ कर रहे हैं, तो एक तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे की सत्ता को भी हम एक तरह से डिस्कार्ड कर रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि उनकी कुछ नहीं चलती। तो ऐसा नहीं है। इस समय जो भी काम हो रहे हैं वो आपसी सामंजस्य के साथ हो रहे हैं। राहुल गांधी ऐसा सीधा सीधा अपनी ओर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। आप लगातार देखिए, पिछले कुछ समय जब से मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अध्यक्ष बने हैं, उनके पूरे सम्मान के साथ वो काम करते हैं। उन्हें भी पता है कि बहुत सारे नेता कांग्रेस के अंदर ऐसे हैं जो अपनी राजनीति करते हैं, पार्टी के बारे में उनका जो ध्यान है वो कम रहता है, पार्टी के हितों की ओर कम ध्यान देते हैं। अगर राहुल गांधी ऐसे ही तानाशाह तरीके के नेता होते तो क्या G23 जैसा समूह बन पाता इसके अंदर, कांग्रेस के अंदर? या कई बार तो सीधे सीधे राहुल गांधी को चुनौती दी गई है। जिस समय 2019 का चुनाव हारे तो राहुल को हटाओ वगैरह जैसे अभियान भी चलाए गए, इसको लाओ उसको अध्यक्ष बनाओ, ये सब चलता रहा था। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। राहुल गांधी ने इस समय जो है, हम कह सकते हैं कि उनका एक प्रमुख रोल इसमें हो सकता है, लेकिन इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका को भी हमको ध्यान में रखना होगा। अगर हम सारा का सारा श्रेय राहुल गांधी को देंगे तो मुझे लगता है कि शायद मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो है वो अन्याय होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे भी बहुत समझदारी से दोनों पीढ़ियों को साथ लेके चल रहे हैं। देखिए, उनकी अपनी उम्र है। ये जो दोनों व्यक्ति हैं, कमलनाथ और अगर हम अशोक गहलोत की बात करें, तो ये पुरानी पीढ़ी के नेता हैं। हर संगठन में पुरानी और नई पीढ़ी के लोगों का एक तालमेल भी चाहिए। उनके दोनों की जरूरत हर पार्टी को पड़ती है। अब ये कोई भारतीय जनता पार्टी जैसी कोई ऐसी पार्टी नहीं है कांग्रेस कि जिसकी मर्जी आए उसमें किसी को हटा दिया, किसी को ले आया, ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि ये बहुत दिनों से अपेक्षित था। ये निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है और नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए। मैं एक चीज और ध्यान में लिया हूं कि कुछ समय पहले जब राहुल गांधी 2019 में जब वो बने थे, 2019 के थोड़ा पहले बने थे, चुनाव के पहले उनको अध्यक्ष बनाया गया था, तो उस समय उन्होंने काफी सारे युवा लोगों से बात की थी और एक ऐसा तय किया गया था कि पूरी की पूरी कमान अगले कुछ समय में एक नए नेतृत्व को दे दी जाएगी। उसमें बहुत सारे लोग सहमत थे, बहुत सारे लोग असहमत भी थे। ऐसे जो पुराने नेता जिन्हें अपनी सत्ता जाने का डर था, वो नहीं चाहते थे कि नए लोग भी आए। मुझे जहां तक ऐसा ख्याल है कि एक थिंक टैंक बनाया गया था और लगभग 600 युवाओं का चयन किया गया था। बताया जाता है कि राहुल गांधी ने भी उसमें बहुत सारे नामों को है वो चयन किया था और ये एक कार्यक्रम बनाया गया था कांग्रेस की ओर से कि अगले कुछ सालों में सारा का सारा नेतृत्व जो है वो इस नई पीढ़ी को प्रदान कर दिया जाएगा।
दुर्भाग्य से वो काम नहीं हुआ। निश्चित रूप से उसमें अड़ंगा जो है पुरानी पीढ़ी के नेताओं ने ही डाला होगा और ऐसे ही नेताओं ने डाला होगा जो अपनी सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते। और वैसे भी ठीक है, सत्ता को कौन छोड़ना चाहता है, हर नेता चाहता है कि वो आज आजन्म जो है वही मुख्यमंत्री बने, वही प्रधानमंत्री बने, वही कांग्रेस का अध्यक्ष बने। ये सब बहुत स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्तियां हैं, इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है। लेकिन जो शीर्ष पर जो बैठा व्यक्ति है उसका एक कर्तव्य होता है कि पूरा का पूरा, जिस प्रकार से बीच बीच में जिसको हम कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, कि पूरा का पूरा खून जो है चेंज कर देना, तो किसी पार्टी के लिए बहुत आवश्यक होता है। और खासकर ऐसे वक्त में जब कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और वो भी ऐसे दल के खिलाफ लड़ रही है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, सबसे कठोर पार्टी मानी जाती है, जो अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं को लेकर इतनी निष्ठुर है, इतनी कठोर है, उसकी आज्ञा के बिना कुछ होता ही नहीं है, सारी शक्तियां कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित है, पैसे के हिसाब से आप देखिए बहुत पावरफुल है, फिर उसके हाथ में सत्ता है, बहुत सारे राज्यों में उसकी अपनी सरकारें हैं। तो ऐसी पार्टी से लड़ना और मोदी और शाह जैसे लोगों के साथ लड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत कठोर कदम चाहते हुए भी जो है वो नहीं उठा पाते, ऐसा ये होता है। लेकिन अच्छी बात है कि एक परिवर्तन की राह पे कांग्रेस आ रही है और ये बहुत आवश्यक है। अगर इन्हीं नेताओं के बल पे आप सोचिए कि अगर आप लोकसभा का 2024 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि जो अपने राज्य में ही चुनाव नहीं जीता सकते वो आपको केंद्र में क्या मदद करेंगे। कायदे से तो इन लोगों की उम्र ऐसी है, कमलनाथ हुए या अशोक गहलोत हुए, कि इन्हें अब जाकर केंद्र में बैठ के इन लोगों की मदद करनी चाहिए, राहुल गांधी को मदद करनी चाहिए। इन्होंने सब कुछ भोग लिया है, सब कुछ देख लिया है, अब इन्हें इससे ज्यादा और क्या चाहिए। लेकिन वही जो सत्ता की भी लालसा है, शक्ति की लालसा है, उसके कारण लोग लगातार टिके हुए हैं। ये चाहे अब ये राहुल का काम हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे का हो, चाहे प्रियंका गांधी की राय ली गई हो, वेणुगोपाल की राय ली गई, जो भी है, ये बात जरूर है कि एक अच्छा कदम है और निश्चित रूप से इसमें एक परिवर्तन होगा। अब असली बात यह है कि आपको जीतू पटवारी को लाए, चाहे जिसे भी लाए, उसको आपको पूरा एक फ्री हैंड देना पड़ेगा और उसको अपने मतलब चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, वहां भी राजस्थान में परिवर्तन बहुत आवश्यक है। हर जगह आपको परिवर्तन करके इन नई पीढ़ी को आपको एम्पावरमेंट करना पड़ेगा, उनको पावर्स डेलीगेट करने पड़ेंगे और उसके बाद उनको एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार करना पड़ेगा। ये बात भी आप ध्यान रखिए कि समय बहुत कम है, अगले 2-3 ही महीने हैं। कहीं ऐसा भी ना हो कि राम मंदिर के तुरंत उद्घाटन के बाद हो सकता है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा न करवा दे मोदी। तो आपके पास समय बड़ा कम है, कांग्रेस के पास समय बड़ा कम है, उसको प्रयोग जो भी करने तत्काल कर लेने चाहिए। और मुझे लगता है कि 21 तारीख को जो CWC की जो बैठक होने जा रही है उसमें शायद और कुछ नए परिवर्तन भी हो सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए और ये भी जो 5 राज्यों के चुनाव आए हैं जिसमें 3 में कांग्रेस हारी, 1 में तेलंगाना जीता है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को कई बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, बड़े और कड़े कदम दोनों उठाने पड़ेंगे। लेकिन देखना ये भी पड़ेगा कि इतने भी कड़े कदम ना हो कि नुकसान हो उसका। बहुत ही समझदारी पूर्ण काम करने की जरूरत इस समय नेतृत्व पर है। आंचल जी। जी बिल्कुल, मजबूत संगठन के लिए बड़े और कड़े कदम जो हैं वो उठाने ही पड़ेंगे और वो उठाया भी जा रहा है। कमलनाथ एक बड़ा चेहरा और जिसके जाने की उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी, क्योंकि नतीजे आने के बाद भी लगातार उनके तरफ से भी, उनके समर्थकों की तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि वो बने रहेंगे और मध्य प्रदेश की राजनीति में वो कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो करते रहेंगे। लेकिन ये जो कठोर कदम उठाया गया कांग्रेस की तरफ से, और सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो एक तरीके से तैयारी जो पूरे देश में चल रही है कांग्रेस की, कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें, नेताओं के साथ जो बैठकें चल रही हैं, भारत जोड़ो यात्रा जनवरी के पहले सप्ताह से शुरू हो रही है और उत्तर प्रदेश जो एक बड़ा राज्य है और 80 सीटें जहां पर हैं उसे जोड़ने के लिए 20 दिसंबर से जो तैयारी की गई है और यूपी जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा जो निकल रही है और उधर क्राउड फंडिंग की भी बात जो है वो की जा रही है। कहीं ना कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से मजबूत हो रही है और हर जो भी उसका पक्ष है, जो पार्टी कहां से कमज़ोर है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आखिर क्यों चुनाव में कांग्रेस को हार मिल रही है, संगठन को लेकर और तमाम जो फंड की बात आती है उसको भी लेकर अब एक तरीके से कांग्रेस को मजबूत कर ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है।
अब ऐसे में दूसरी तरफ अगर हम देखें, एक तरफ कांग्रेस मजबूत हो रही है, तैयारियां शुरू हो रही हैं, दूसरी तरफ बीजेपी की जो हालत है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। किस तरीके से बीजेपी जो है वो धीरे धीरे खोखली होती जा रही है। जो फैसले थोपे जा रहे हैं, जैसे कि दीपक जी आपने भी बोला कि कांग्रेस में ऐसा नहीं है, राहुल गांधी भी कभी ऐसा नहीं करते कि फैसले थोप दे या कुछ वहाँ तानाशाही जैसा कुछ नजर नहीं आता। लेकिन बीजेपी में अगर देखा जाए, जो फैसले किए जा रहे हैं, जो थोपा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर रहा है। और शिवराज सिंह चौहान अगर देखें तो जो वहां पर मोहन यादव को बिठाया गया है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आप देखें उनकी तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर किस तरीके से, कल भी उनके ट्वीट्स आए हैं जहां पर वो लाडली बहना की बात कर रहे हैं, मंदिर में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, वहां पर भी वो लाडली बहनों का जिक्र कर रहे हैं, बाकायदा ट्वीट कर रहे हैं। और बताया तो ये भी जा रहा है कि उनके समर्थकों का भी, अगर मंत्रिमंडल जिस पे चर्चा चल रही है उसमें उनके समर्थकों का भी नाम जो है वो हट सकता है। अब ऐसे में अमलेंदु जी कैसे देखते हैं आप? एक तरफ कांग्रेस तो मजबूत हो रही है, रणनीति बना रही है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश बीजेपी और पूरे देश में बीजेपी में अगर देखें तो किस तरीके से जो फैसले लिए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वसुंधरा राजे से हाथ तो रखवा दिया गया है भजनलाल के सर पर, लेकिन वहां पर भी उनके जो समर्थक हैं वसुंधरा राजे के, वो हार मानने को तैयार नहीं है। और वही मध्य प्रदेश में दिख रहा है, शिवराज सिंह चौहान जो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, क्या अब वो लोकसभा चुनाव से पहले कोई कठोर कदम उठाएंगे? देखिए आंचल जी, एक तो पता नहीं वसुंधरा जी सिंधिया का जो हाथ भजनलाल शर्मा के सिर पे है जी, वो वरदहस्त है या श्राप का हाथ है, ये कहा नहीं जा सकता कि वो भस्म करने वाला हाथ है, किस तरीके का हाथ है। तो वसुंधरा जी सिंधिया बेहतर जानेंगी कि वो किस तरीके से हाथ रख रही हैं भजनलाल शर्मा के ऊपर। हाथ असल में दो तरीके से रखा जाता है, एक वरदहस्त होता है कि भाई खुश रहो, आगे तरक्की करो, और दूसरा जो एक हाथ रखा जाता है कि ठीक है बेटा आप तुमको निपटेंगे ढंग से, कायदे से। तो अब ये तो वसुंधरा जी सिंधिया यानी किस तरीके से है। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात है उसकी तरफ आप भी इशारा किया, वो ये है कि दोनों ही राष्ट्र की बड़ी पार्टियां, दोनों ही पार्टियां मतलब सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, दोनों ही एक तरीके से कहा जाए तो एक संक्रमण के दौर से गुजर रही हैं। दोनों ही पार्टियों के अंदर एक पुरानी पीढ़ी का जाना और नई पीढ़ी का आना, दोनों तरीके में दोनों ही सेम चीज जो है वो हो रही है, एक ही चीज हो रही है कि पुरानी पीढ़ी जो है उसको रिटायर किया किसी तरीके से और नई पीढ़ी को आगे लेकर के आया जा रहा है। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है, जो महत्वपूर्ण अंतर इसमें देखने का है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से अपने पुराने लोगों का अपमान करके उनको बाहर कर रही है। कांग्रेस उनका अपमान नहीं कर रही है, बल्कि एक सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रही है नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में, और एक सामंजस्य बना करके कि पुरानी पीढ़ी के आशीर्वाद में नई पीढ़ी जो है वो आगे कांग्रेस को लेकर के जाए। ये कांग्रेस के अंदर हो रहा है। आप देखिए जिस तरीके से वहां जो नियुक्तियां नहीं हो रही हैं उनको अगर आप देखें तो ये चीज एकदम साफ तौर पर नजर आती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है कि आप पुरानी पीढ़ी का तो अपमान कर रहे हैं, लेकिन आप जिस नई पीढ़ी को लेकर के आ रहे हैं तो उसमें आप ये देख रहे हैं कि इनमें कोई काबिल आदमी ना हो। मतलब आप भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी जो काबिलियत आपकी ये है कि आप नाकाबिल हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा काबिल हैं, क्योंकि आप किसी भी तरीके से मोदी शाह की जोड़ी के लिए कभी कोई चुनौती नहीं बन सकते या आप अपना जनाधार कभी खड़ा नहीं कर सकते। तो आप भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ने के लायक हैं। जबकि कांग्रेस में क्या है कि अगर आप संघर्षशील हैं और आप जनता का नेतृत्व करते हैं, आपका कोई जनाधार है, तो आपको अब यहाँ आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। तो ये जो साफ अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, ये महत्वपूर्ण चीज है कि आप काम करने वाले लोगों को, संघर्ष करने वाले लोगों को कांग्रेस में आगे बढ़ने का रास्ता है, और भारतीय जनता पार्टी में चाटुकारिता करने वाले और जिनका कोई जनाधार नहीं है उनके लिए रास्ता है, उनके ऊपर जो है ऊपर का हाथ है। तो यानी अगर आप इस पे गौर करें कि ये जो दोनों पार्टियों की जो नई पौध तैयार होगी, तो आज से 10 साल के बाद जब दोनों पार्टियां एक जगह आकर खड़ी होंगी तो कांग्रेस का नेतृत्व बहुत आगे होगा और बहुत ज्यादा प्रभावशाली और बहुत ज्यादा उसका अनुभव होगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो तैयार होगी 10 साल के बाद जो सामने आएगी, वो एक तरीके से अक्षम लोगों की पार्टी होगी, जिनका ना कोई जनाधार होगा और ना जिनके अंदर कोई क्षमता होगी। तो ये जो है आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे का जो वरदहस्त है या मल्लिकार्जुन खड़गे की जो रणनीति है, वो कांग्रेस को कांग्रेस करने की 20 सालों तक दे सके। भारतीय जनता पार्टी जो तैयार हो रही है वो सिर्फ इस तरीके से तैयार हो रही है कि वो मोदी जी को कोई चुनौती ना
तैयार हो रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे सब काम करने वाले अमलिंदु जी, आपकी आवाज कट रही है। अमलिंदु जी, आपकी आवाज कट रही है, तो दीपक जी के पास जाएंगे। और जिस तरीके से ये अमलिंदु जी ये बता रहे थे कि बीजेपी में आने वाले दिनों में ऐसे चेहरे नजर आएंगे जिनका जनाधार नहीं होगा, क्योंकि आज मोदी साहब जो फैसले ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके से ले रहे हैं कि कोई मोदी को उनके समक्ष ना खड़ा हो जाए, उन्हें आंखें ना दिखाए, इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं और ऐसे लोगों को आगे किया जा रहा है। तो कितना घातक हो सकता है ये बीजेपी के लिए आगे, दीपक जी? वो या कांग्रेस, वो अपनी अपनी जरूरत, अपने अपने उद्देश्य और अपने अपने जो उनका जो दृष्टिकोण है और उनकी जो नीतियां हैं उसके अनुसार अपना कैडर और अपने नेता तैयार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का ही कैडर जो है वही ऐसी पार्टियों के लिए उपयोगी होता है। देखिए, निरंकुशता तभी होती है या तानाशाही की प्रवृत्ति तभी बढ़ सकती है जब आपके नीचे वाले जो हैं आपके सारे के सारे यस मैन हो। हम इंदिरा गांधी के लिए अक्सर क्यों कहा करते थे कि वो बहुत ही एक तानाशाह किस्म की नेता थी? वो इसलिए थी कि उनके सामने तो हर कोई यस मैडम ही कहता था, नो वो सुनना कभी पसंद नहीं करती थी। लेकिन जो नेहरू की जो परंपरा है, जिस परंपरा में राहुल गांधी आते हैं, वो परंपरा सबको साथ लेकर चलने की है। वहां पर कांग्रेस में देखिए बहुत बड़ा नेतृत्व का विकास किया गया है। खुद नेहरू जी जो थे वो गांधी के बनाए हुए नेता थे। लेकिन नेहरू ने जब सारा का सारा संभाला, पदभार संभाला और जो सबसे बड़े गांधी के बाद सबसे बड़े नेता बने, तो उन्होंने सैकड़ों नेता तैयार किए। क्योंकि महात्मा गांधी का एक वाक्य है, वो ये कहा करते थे कि सबसे अच्छा नेता वो होता है जो दूसरे नेता तैयार करे। तो आपको अगर अच्छा नेता बनना है तो आपको अपने केवल फॉलोअर्स तैयार नहीं करने हैं, आपको लीडरशिप डेवलपमेंट हम जिसको कहते हैं, आधुनिक मैनेजमेंट में भी इसको पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से नेतृत्व का विकास किया जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मतलब जिसको कहते हैं पाठ बन चुका है आधुनिक प्रबंधन का, मैनेजमेंट का। तो वो तो कांग्रेस जो है लंबे समय से करती आ रही है। एक समय था जब कांग्रेस का नेतृत्व केवल बड़े बड़े कुछ लोगों के हाथों में था, लेकिन महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने नेतृत्व उनके हाथ से निकाल के पूरे गांव में, पूरे शहरों में, कस्बों में छोटे छोटे लोगों के हाथ में बांट दिया। नेतृत्व इतना बड़ा उन्होंने कैडर तैयार कर दिया और कैडर का हर आदमी को नेता बना दिया। ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के पहले जब पूरी की पूरी कांग्रेस लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया था 7 और 8 अगस्त को 1942 को, तो भी 1942 का आंदोलन जो है वो चलता रहा। तो कांग्रेस जो है पिछले 70-75 सालों में कांग्रेस की सबसे बड़ी देन तो यही है कि इन्होंने नीचे से नीचे स्तर के व्यक्ति को भी एक नेतृत्व प्रदान किया, उनको नेता बनने का अवसर दिया। ये ठीक है, अलग बात है कि मोदी जी ये चाहे कहते रहे कि भाई मैं तो एक बहुत गरीब परिवार का व्यक्ति हूं, लेकिन देखिए लोकतंत्र की बात है कि मैं प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा। तो वो लोकतंत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ लोकतंत्र नहीं है, वो आरएसएस का लोकतंत्र नहीं है, बल्कि वो अदानी और अंबानी का स्पॉन्सर्ड लोकतंत्र है। असली लोकतंत्र तो ये है जो कांग्रेस ने दिया है लोगों को, एक माहौल तैयार किया, सभी जगह नेतृत्व का विकास किया, अलग अलग जातियों के, छोटी जातियों के, ओबीसी के उन्होंने नेता तैयार किए। तो इस तरीके से ये जो हम फर्क कह रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो एक ऐसा नेतृत्व तैयार करेगी, क्योंकि कांग्रेस के लक्ष्य बहुत ही बड़े हैं, व्यापक है। समानता का लक्ष्य है, धर्मनिरपेक्षता का लक्ष्य है, एक ऐसे समाज का लक्ष्य है जहां बंधुत्व हो, सांप्रदायिकता बिल्कुल ना हो। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है उसमें तो ऐसे ही व्यक्ति चाहिए। तो इसलिए आप इसका कंपैरिजन चाहे जैसे करें, लेकिन मोदी शाह जो है वो अपने तरह का कैडर तैयार कर रहे हैं, अपने तरह के लोगों को बना रहे हैं, जिसमें सारे के सारे ऐसे लोग हो जहां पर वो केवल उनकी बात को माने। इसलिए जो बड़े नेता होते हैं, अभी आप देखिए बहुत लंबे समय से आपको गडकरी कहीं नहीं दिख रहे होंगे, बहुत दिनों से प्रकाश जावड़ेकर कहां चले गए ये भी पता नहीं चल रहा है, रविशंकर प्रसाद कहां है, वो बहुत कम समय के लिए कहीं कहीं नमूदार होते हैं, कहीं कहीं नहीं है। अभी लंबे समय के बाद जैसे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए, तो आपको एक या दो मंत्रियों के अलावा तीसरा चौथा कोई दिखेगा नहीं। तो उस संगठन की जरूरत ही यही है, वो संगठन जो है वो ऐसे ही व्यक्तियों से बनता है। और वहां पर जैसा कि अमलेंदु जी ने कहा कि जो नाकाबिलियत जो है, जो अयोग्यता है, वही उसकी योग्यता है। लेकिन कांग्रेस में आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, आप लंबे नहीं चलेंगे। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग थे अभी हाल के दिनों में G23 के नाम से हो या जिसके भी नाम से हो, कुछ तो बाहर भी चले गए। अब जैसे गुलाम नबी आजाद थे, गुलाम नबी आजाद का आप देखिए क्या रोल है,
ये नहीं, इन लोगों के जाने के बाद भी अभी भी बहुत सारे कांग्रेस के अंदर ऐसे नेता हैं जो उनका योगदान क्या है आप कहिए तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको कि आखिर क्यों इन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है, क्यों इनको बड़े बड़े पद दिए जाते हैं। इतनी बड़ी राहुल गांधी ने जब पद यात्रा निकाली तो उस पद यात्रा में कितने लोग थे कांग्रेस के नेता उनके साथ, गिनती के 8, 10, 15, 25, जब कितना बड़ा संगठन है। जबकि गांधी चलते थे तो उनके पीछे पीछे पूरी की पूरे बड़े नेताओं की फौज चलती थी, चाहे फिर वो सरोजनी नायडू हो, चाहे नेहरू हो, चाहे अबुल कलाम हो, ये सारे नेता उनके पीछे चलते थे। तो ये फर्क है, कांग्रेस कोशिश कर रही है कि उस परंपरा को बना के रखे और ऐसा नेतृत्व तैयार करे, ये बहुत जरूरत है क्योंकि समय के हिसाब से परिस्थितियां भी दूसरी है। आपके सामने एक ऐसी पार्टी के साथ आपका मुकाबला है, फिर आप उसकी एक और बड़ी जिम्मेदारी है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी यह है कि ऐसा आदर्श प्रस्तुत करे कि जो उसके अन्य जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनमें भी एक अच्छा संदेश जाए। देखिए, कांग्रेस अगर तानाशाही की राह पर जाएगी तो उसका संदेश गठबंधन के सहयोगी दलों पे भी जाएगा कि ऐसी पार्टी से हमें दूर रहना है वरना ये हमें भी खा जाएंगे। तो इसलिए एक उदार चेहरा जो है कांग्रेस का वो बना के रखता है और ये अच्छी बात है, मैं कोई इसको बुरा नहीं मान रहा हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको भी मतलब कांग्रेस को भी जो है शाह की तरफ बन जाना चाहिए, मोदी की तरफ बनना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आप जो है कठोरता का जो जवाब है वो नम्रता है, विनम्रता से ही आप कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी सही राह पे चल रही है और उसको चलना भी चाहिए क्योंकि उसके सामने जो चैलेंजेस हैं बहुत बड़े हैं। आंचल जी। जी जी, अच्छा नेता वही होता है जो लीडरशिप तैयार करे और जो एक अच्छा नेता तैयार करे। ये जो आपने कहा वाक्य और ये लागू होता हुआ भी दिख रहा है कि राहुल गांधी जो जीतू पटवारी के हाथ में कमान सौंप रहे हैं और आने वाले दिनों में राजस्थान में भी देखा जा सकता है कि वहां पर भी बड़े बदलाव जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में जिस तरीके से फैसले, कड़े फैसले और बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में फोकस जो है वो कांग्रेस का भी है और बीजेपी का भी है। तो मध्य प्रदेश की जो पूरी राजनीति है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी में दोनों में ये देखी जा रही है कि इस वक्त हॉट टॉपिक जो है वो बना हुआ है। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो मायूस नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं उनमें उत्साह भरा है और ये इसलिए क्योंकि एक बड़ा फैसला जो है वो कांग्रेस हाईकमान की तरफ से लिया गया है। तो पूरी राजनीति में मध्य प्रदेश के राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। अमलेंदु जी क्या कहेंगे इस पर? राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है और उनके द्वारा जो फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस हाईकमान है खड़गे और राहुल के द्वारा, ये दिखा रहा है कि राहुल गांधी के करीबी के हाथ में कांग्रेस की, वहाँ की जो सत्ता है, जो संगठन है कांग्रेस का, वो उनके हाथ में आया है। तो क्या बड़े बदलाव मध्य प्रदेश में देखे जाएंगे आने वाले दिनों में? देखिए, एक तो जो सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि सड़कों पे लड़ती हुई कांग्रेस दिखाई देगी। मोहन यादव जी को जो है सिर्फ लोकसभा चुनाव तक नहीं बल्कि 2028 तक सड़कों पर लगातार एक मजबूत विपक्ष खड़ा हुआ मिलेगा। तो एक तो मध्य प्रदेश की राजनीति में जो अंतर होगा वो ये अंतर देखने को मिलेगा। देखिए, जिस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत करके कांग्रेस की सरकार गिरवाई, उसके बाद भी दिग्विजय सिंह तो सड़कों पर जो थे दिखाई पड़ते रहे, लेकिन कमलनाथ जी जो थे वो सड़कों पर उस तरीके से दिखाई नहीं पड़े जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को सड़कों पर दिखाई पड़ना चाहिए था। ये बड़ी कड़वी सच्चाई है और ये कांग्रेस के लोगों ने अंदर से इस चीज को महसूस भी किया है, मुझको लगता है, तभी इस तरीके का परिवर्तन हुआ है। तो अब जीतू पटवारी को वहां का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब ये चीज साफ है कि सिर्फ सदन के अंदर विपक्ष तगड़ा नहीं होगा बल्कि सड़क पर भी विपक्ष जो है वो तगड़ा होगा। दूसरी चीज यह है कि जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लगभग 8% का जो अंतर है वोटों का, उस 8% वोटों के लिए लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ी जंग दोनों पार्टियों के बीच देखने को मिलेगी। और वो इस तरीके से देखने को मिलेगी कि कांग्रेस चाहेगी कि उस 8% में से कम 6% वो अपनी तरफ करे ताकि भारतीय जनता पार्टी से 4% वोट कांग्रेस का ज्यादा हो जाए। इसके लिए जीतू पटवारी सड़क पर काम करते हुए दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने वोट को इंटैक्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन ये कोशिश उसकी नाकाम इसलिए होगी कि उसने जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान या नरेंद्र सिंह तोमर या ज्योतिरादित्य सिंधिया या प्रहलाद पटेल इन सबको जिस तरीके से किनारे लगाया है, उसका असर जो है अब वो दिखाई देगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नुकसान की जो है वहां पे चीज होगी। तो अब ये अंतर जो 2024 के चुनाव तक जिस तरीके से, चूंकि समय कम बचा है 2024 के लोकसभा चुनाव में, मुझे लगता है कि 3 महीने से बचे हैं जब चुनाव जो है वो होने लग जाएंगे, चूंकि संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि 22 जनवरी को
राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके तुरंत बाद जो है 2-4 दिन के अंदर ही किसी भी दिन जो है वो चुनाव की घोषणा हो सकती है समय पूर्व। तो ऐसा होता है तो ये मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन कांग्रेस जो है वो फायदा लेने के लिए मुझे लगता है कि वो सड़क पे कमर कस के तैयार है। ये चीज एक मध्य प्रदेश की राजनीति में अंतर देखने को मिलेगा। देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये तीनों वो राज्य हैं जहां से 54 सीटें जो है लोकसभा की आती हैं, इन तीनों को मिला करके। और इन तीनों को मिलाकर के जो सीटें बनती हैं उसमें से 53 जो है वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पास सीटें थी। 2019 में उसको जीती थी 53 या 52 इसी तरीके से आसपास इसी की होंगी। लेकिन अब जो संघर्ष होगा यहाँ, भारतीय जनता पार्टी को अपनी इन सीटों को बचाने के लिए संघर्ष करना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं है, उसे हासिल करना है। तो यहाँ जो भी नुकसान होगा वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा और फायदा यहाँ जो भी होगा वो कांग्रेस को होगा। तो भारतीय जनता पार्टी से कितनी सीटें छीनने के लिए कांग्रेस यहाँ लाभ ले पाती है, कांग्रेस को इसके लिए काम करना है। और भारतीय जनता पार्टी को 2019 का आंकड़ा जो है उसको बचाए रखने के लिए काम करना है। तो चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के सामने ज्यादा हैं, कांग्रेस के सामने कम है। लेकिन लक्ष्य जो है वो कांग्रेस के सामने बड़ा है, क्योंकि उसको ज्यादा सीटें हासिल करनी है। भारतीय जनता पार्टी के सामने लक्ष्य छोटा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में मिलाकर जो 54 सीटें हैं उसमें से बीजेपी को पिछले चुनाव में 53 सीटें मिली थी। एक सीट जो है मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा की, वही कांग्रेस के पास आई थी, नकुलनाथ वाली। लेकिन इस बार बीजेपी के खाते में कितनी सीटें आती हैं ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि जैसे फैसले कांग्रेस जिस तरीके के फैसले वो ले रही है, इससे लग रहा है कि अब जमीन पर लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस तैयार हो चुकी है और उसका संगठन जो है वो भी मजबूत हो रहा है और जमीन पर उतरेगा। अगर आप देखेंगे नतीजे आने के बाद कमलनाथ उस तरीके से वो अटैकिंग नहीं दिखे, लेकिन वहीं दिग्विजय की अगर हम बात करें, लगातार ईवीएम को लेकर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो ईवीएम जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहा है, 5 विधानसभा के चुनाव के बाद में, 5 राज्यों के जो विधानसभा परिणाम आए हैं उसके बाद में लगातार, चाहे वो विपक्ष हो, जनता हो, वो ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रही है। अब इस मुद्दे को लेकर एक लड़ाई जो है वो दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जो एक बड़ी योजना जिसकी चर्चा लगातार हो रही है, लाडली बहना योजना, जिसको बीजेपी हाईकमान दरकिनार कर रहा है, बीजेपी के नेता जो हैं वो दरकिनार कर रहे हैं, उसको लेकर जीतू पटवारी ने सवाल खड़ा किया था। तो दिग्विजय, जीतू पटवारी लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं। लेकिन हाँ, कमलनाथ, जैसे कि अमलेंदु जी आपने भी कहा कि कमलनाथ उस तरीके से वो नहीं नजर आए कि मुद्दों को लेकर एक कहां पर कांग्रेस की तरफ से गलती हुई या बीजेपी की कमजोरी क्या है, उस पर किस तरीके से अटैकिंग होना है, वो नजर नहीं आया। लेकिन दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी लगातार इस मुद्दों को उठा रहे थे, चाहे ईवीएम का मुद्दा हो या योजनाओं को लेकर शिवराज का जो दर्द है, जो छलक रहा है उनके ट्वीट्स में, उनके वीडियोस में, वो जो आंसू बहा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर वार जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। और बीजेपी हाईकमान को कहीं ना कहीं संदेश जो है वो दिया जा रहा है कि एक बड़ी गलती जो बीजेपी ने मध्य प्रदेश में की है, वो अब उसका लाभ कांग्रेस को मिलने जा रहा है लोकसभा के चुनाव में। दीपक जी, यहाँ पर एक आखिरी कमेंट जो है आपसे चाहेंगे। जो मध्य प्रदेश की राजनीति इस वक्त हम देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, जीतू पटवारी, अब इसमें राहुल गांधी के करीबी जीतू पटवारी के हाथ में अगर सत्ता आती है तो किस तरीके से, अगर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में पीछे हट जाते हैं, अगर वो, क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे मुख्यमंत्री पद के लिए लेकिन वो पद नहीं मिला है, अभी भी वो लड़ाई एक तरीके से बीजेपी हाईकमान से ही लड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हाईकमान लाडली योजना, जो उनकी बहना योजना है, उसको दरकिनार कर रहा है। लेकिन वो लगातार उस योजना की और अपने बहनों का जिक्र जो है वो ट्वीट के जरिए, बयान के जरिए कर रहे हैं। अगर शिवराज सिंह चौहान बैक जाते हैं और जीतू पटवारी और अटैकिंग होकर आगे आते हैं, जमीन पर उतरते हैं, तो क्या स्थिति मध्य प्रदेश में बनने जा रही है? असली बात, अगर हम इन सभी चीजों को लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में देखें, चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो उसे लेके केवल 4-4.5 महीने ही बचे हैं। जो अक्सर बात होती है कि राम मंदिर वाला उद्घाटन होने के तुरंत बाद अगर घोषणा कर दी जाती है तो भी कोई 1-1.5 महीने से ज्यादा का फर्क नहीं रह जाता है। अगर राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो 22 जनवरी को होने जा रहा है, अगर उसके बाद होता है तो आप समझिए कि मार्च में चुनाव हो जाएंगे। अगर मार्च में नहीं होते तो वैसे भी अप्रैल मई में तो वैसे भी हो रहे हैं, तो 1-1.5-2 महीने का ही फर्क पड़ने जा रहा है। असली बात यह है कि अब यहाँ पर जो लड़ाई है, सड़क पर जो लड़ाई है, और ये केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं है,
आपको केवल भारतीय जनता पार्टी के कमजोरियों के ही अकेले उसी के बल पे आपको चुनाव नहीं जीतना है, बल्कि आपको अपने नैरेटिव के बल पे भी चुनाव जीतना है। आपको लोगों के बात के बीच तक आपको बात पहुंचानी है। आखिरकार केवल लाडली बहन योजना लाने वाले शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, इस नाम से कोई कांग्रेस को वोट नहीं दे देगा। कांग्रेस को अपनी अहमियत साबित करनी पड़ेगी स्वतंत्र रूप से। उसको केवल जैसा क्रिकेट मैचों में टूर्नामेंट्स में होता है कि फला ने फला टीम को अगर इतने से हराया तो भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, ये वैसा वाला मामला नहीं है। आपको अपने दम पर, अपने कार्यक्रम के बल पर, अपने चेहरों के बल पर, इसके जरिए स्वतंत्र रूप से चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। जीतू पटवारी को अब अपने आप को सिद्ध करना है कि जो परिवर्तन लाया है। देखिए, अगर फिर से कांग्रेस हार जाएगी तो आप क्या करेंगे, या जीतू पटवारी क्या करेंगे, राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी ने एक नए व्यक्ति को मौका दिया तो निश्चित रूप से वो नए उत्साह के साथ उतरेगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे सिर पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है और अगर इसमें मैं सफल हो जाता हूं तो मेरे सामने एक बहुत अच्छा भविष्य बेहतर होगा। ये बात वो भी जानते हैं। फिलहाल तो अगले 5 साल तक तो वहां पर कोई दोबारा चुनाव होने नहीं जा रहे हैं विधानसभा के। जीतू पटवारी कोई न तो मुख्यमंत्री तत्काल बनने जा रहे हैं और न कहीं वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो जीतू पटवारी को लेकिन अपने आप को साबित करना है। उनकी जो अहमियत, उनकी काम की अहमियत ये है कि राहुल गांधी ने एक विश्वास करके अगर उसे कांग्रेस का काम सौंपा है प्रदेश के अंदर, तो आपका काम है आप आगे बढ़ें। लेकिन आप अगर केवल इसके भरोसे रहेंगे कि शिवराज सिंह नाराज हैं, लाडली बहन को लागू नहीं किया गया, नकुल नाथ जैसा व्यक्ति कह रहा है कि यहाँ सबसे बड़ा चेहरा शिवराज सिंह है, तो इसका फायदा, इसकी सहानुभूति जो है कांग्रेस को नहीं मिलेगी। उसकी सहानुभूति और उसका फायदा तो अंततः शिवराज सिंह को मिलेगा, जिसका कांग्रेस को कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस को क्या लेना देना भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी लड़ाई का। देखिए, चुनाव तक न तो वहां पर मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अगर, या मोदी, शाह, नड्डा जिसने भी किया हो, उन्होंने अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाया है तो इसलिए नहीं बनाया है कि चुनाव में देख के या थोड़ा बहुत विरोध देख के या लाडली बहन के बारे में बात होने के कारण हम उसको हटा देंगे मुख्यमंत्री को। भूल जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मोहन यादव ही अभी बने रहेंगे। वैसे भी बड़े चुनाव के पहले कभी नेतृत्व परिवर्तन किया भी नहीं जाता। मेरा ये कहना है कि जीतू पटवारी नया चेहरा है, तो नए मुद्दे और नए संकल्पों के साथ उसको उतरना पड़ेगा। वो भूल जाए कि भारतीय जनता पार्टी का असंतोष जो है, अगर किसी को ये लगता है कि बीजेपी के अंदर का जो असंतोष है उसके कारण कांग्रेस जीतेगी, तो ऐसा नहीं है। देखिए, आप बहुत सारे चुनाव देखिए, होता भी यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है अंततः मनमुटाव चाहे जितना हो चुनाव के पहले, उसको भुला के वो एक साथ चुनाव में आ जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं आएंगे तो आरएसएस का कैडर आ जाएगा, वहां तैनात हो जाएगा काम करने के लिए। लेकिन कांग्रेस के साथ ये होता है कि कांग्रेस, अगर कमलनाथ ठंडे पड़ गए या कमलनाथ जो है वो सक्रिय नहीं रहे, तो उसका बड़ा असर होता है। फिर कांग्रेस में हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे की टांग खिंचाई भी की जाती है, हराया जाता है। अगर उसे पद नहीं मिला तो हराया जाता है। इन सब चीजों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। जीतू पटवारी को चाहे कमलनाथ को किनारे करके लाया गया है, लेकिन जीतू पटवारी को भी सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। कमलनाथ को वो भी दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कुछ सीटों का भी नुकसान किया या कुछ परसेंट वोट का भी नुकसान करते हैं कमलनाथ, तो निश्चित रूप से वो नुकसान जो है कांग्रेस का होगा। जीतू पटवारी अपनी बात, अपने आप को सिद्ध करे तब करेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन नुकसान तब तक कांग्रेस का हो चुका रहेगा। कमलनाथ चाहे जितने बुरे व्यक्ति रहे होंगे, जितने भी असफल व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन ये है कि पिछले लगभग 30-35 सालों से उन्हीं के हाथ में कांग्रेस की बड़ी कमान है। वो और दिग्विजय सिंह सबसे बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के। आप इनको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि जीतू पटवारी की इतनी समझदारी निश्चित रूप से होगी कि वो कमलनाथ को भी साथ लेंगे, दिग्विजय सिंह को भी साथ लेंगे, और जो कोई लोग नाराज होते हैं उनको भी साथ लेंगे। ये करना ही पड़ेगा जीतू पटवारी को। इस समय आपको सत्ता पाने से बड़ी चीज है कि जीतू पटवारी को अपने आप को साबित करना है, और उसको जो कांग्रेस को जो चुनाव लड़ना है 2024 का, मैं केवल मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, वैसे तो सभी जगह बात लागू होती है, कि उससे जो चुनाव लड़ना है वो अपने मुद्दों पर लड़ना होगा कि आप भारत का कैसा भविष्य देख रहे हैं और उस भविष्य में मध्य प्रदेश का योगदान क्या होगा। इस मुद्दे पर, उसी मुद्दे पर इन्हें आगे बढ़ना होगा जीतू पटवारी को। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और लेकिन यह बात जरूर है, परिवर्तन होना चाहिए, और समय के हिसाब से जहां जहां इन्हें परिवर्तन करना है कांग्रेस को, शीर्ष नेतृत्व को, उसे कर लेना चाहिए, क्योंकि अब समय बहुत ज्यादा नहीं है। आंचल जी। जी जी अमलेंदु जी, जीतू पटवारी को लेकर जिस तरीके से दीपक जी ये कह रहे हैं कि उन्हें साबित करना होगा,
तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अभी तक वो काम करते आए हैं, जो कुछ भी उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए किया है, देखकर आपको लग रहा है कि जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में अपने आप को साबित कर पाएंगे? वो कितना साबित कर पाते हैं, लेकिन जो उनका पिछला काम है उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि उनको जो है पिछला उनका काम देखते हुए ही ये जिम्मेदारी इतनी बड़ी सौंपी गई है। जिस समय कमलनाथ की सरकार गिरी उस समय जिस तरीके से जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह दो लोगों का जो रोल रहा कि किसी भी तरीके से सरकार को बचाया जाए, इसके लिए दोनों बहुत ज्यादा प्रयासरत रहे। और यहाँ तक कि जो कहा जाता है कि शेर के मुंह में से या चील के घोंसले में से मांस खींच के लेकर के आने वाली चीज है, उस तरीके से काम करते हुए दिखाई दिए कि शेर चील के घोंसले में से मांस उठाने की जरूरत करने का काम जो था वो जीतू पटवारी कर रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में पहुंच करके, शासित राज्यों में पहुंच करके अपने विधायकों को वहां से खींचकर लाने की कोशिश जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह ने की, दोनों लोगों ने। और दोनों के जो थे वो भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकारें होती, वहां के बड़े पुलिस अधिकारियों से उनके हॉट टॉक के वीडियो से थे वो तमाम वायरल हुए खूब अच्छी तरीके से। जबकि जीतू पटवारी तो उस समय मंत्री भी थे, दिग्विजय सिंह तो मंत्री नहीं थे खैर, लेकिन जीतू पटवारी उस समय मंत्री थे। तो इस तरीके की जो चीजें आई तो वही काम देखते हुए ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुझे लगता है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की कांग्रेस जो तैयार हो रही है उसमें इस बात का बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि केंद्र में इस समय कौन मौजूद है और उससे किस तरीके से संघर्ष करना है। क्योंकि कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ ये नहीं है कि उसको अपने को अब सर्वाइव करना है या उसको अपने आगे बढ़ाना है, उसकी लड़ाई अब ये भी है कि हर तरीके से इस पार्टी से किस तरीके से लड़ा जाना है। धन बल के साथ भी है, बाहुबल के साथ भी है, रणनीति के स्तर पर भी है, और किस तरीके से ऑपरेशन लोटस जो चलते हैं उनसे भी लड़ना है। मतलब कई तरीके की चुनौतियां जो हैं वो कांग्रेस के सामने हैं। तो उन चुनौतियों को ध्यान में रखकर के ही नई कांग्रेस जो तैयार करने की कोशिश जो हो रही है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। तो जीतू पटवारी का चयन जो है, जो उनके पिछले काम है उनको देखते हुए, जो कांग्रेस के आगे लक्ष्य हैं और जो सामने चुनौतियां हैं उनको देख करके कि जीतू पटवारी उन पर खड़े उतर सकते हैं, इसी आशा के साथ उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और मुझे लगता है कि इसी तरीके की चीजें राजस्थान में भी निश्चित तौर पे परिवर्तन थोड़े ही दिनों में हमको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अभी जो तैयारियां हो रही है कांग्रेस की, कांग्रेस अपनी जो कमियां हैं, जो जहां भी छिद्र रह गए हैं उनको बंद करने का काम कर रही है और अपने को मजबूत करने के लिए सारे अपने कील कांटे दुरुस्त करने का काम कांग्रेस कर रही है। चुनाव आते जाते रहते हैं, पार्टियां जीतती हारती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस तरीके से लोगों के मसले जो हैं वो उठे और राजनीति के लिए है उस काम के लिए हो। कांग्रेस जो देश का एक सबसे बड़ा दल है और पैन इंडिया अकेला दल है जिसकी पूरे देश में उपस्थिति है, तो वो अपने जो उसकी उपस्थिति पूरे देश में है और 138 साल की उसकी जो उसको किस तरीके से कांग्रेस आगे लेकर के जाए, मुझे लगता है कि इन्हीं सारी चीजों को लक्ष्य में सामने रख करके जीतू पटवारी की नियुक्ति की गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी अमलेंदु जी। जिस तरीके से आपने ये पूरे मध्य प्रदेश में जो कुछ भी सियासी समीकरण बन रहा है, राहुल गांधी किस तरीके से वहाँ पर पूरे जो मध्य प्रदेश में एक पूरा खेल जो चल रहा था उसमें वो कूदे और राहुल गांधी के करीबी के हाथ में कांग्रेस की कमान जो है वो सौंप दी गई है। कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है और इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि ये बदलाव जो है बेहद ज़रूरी था, क्योंकि अगर आपको संगठन मजबूत करना है तो आपको कड़े और बड़े फैसले जो हैं वो लेने ही पड़ेंगे और इसीलिए कांग्रेस हाईकमान ने यह फैसला लिया है। अगर देखा जाए तो चुनाव से पहले ही जो चर्चाएं शुरू थी कि राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस वक्त एक वाकया हुआ कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी को महू विधानसभा में अंबेडकर, जहां पर अंबेडकर की जन्मस्थली है, वहां पर उनके मूर्ति पर जब वहां जाना था और उन्हें विजिट करना था, तब ये हुआ कि कमलनाथ और उनका जो संगठन था उसके तरफ से ये कहा गया कि आप इतनी रात को अगर जंगल के रास्ते से जाते हैं तो ये सेफ नहीं है, इसीलिए यहाँ से आपको गाड़ी से जाना पड़ेगा और वहाँ से कार से लाने की व्यवस्था जो है वो बन रही थी। लेकिन उसके बाद वहाँ पर जो एक दूसरा वहाँ पर मध्य प्रदेश का जो संगठन है, वो जो वहाँ के नेता हैं वो कहते हैं कि नहीं, राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहे हैं तो राहुल गांधी की पैदल यात्रा होगी और इसकी सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो हमारी जिम्मेदारी होती है। राहुल गांधी वहाँ पर जाते हैं, एक बड़ा संदेश जो है वो पूरे देश में जाता है। संविधान बचाने की बात जो कांग्रेस कहती है, वहाँ पर
जो संविधान के निर्माता हैं वो उनके जन्मस्थली पर पहुंचते हैं और एक बड़ी सभा जो है वहां पर होती है और उसके बाद कहीं ना कहीं वहां की जो स्थिति परिस्थिति है वो मजबूत करने की कांग्रेस कोशिश करती है। हालांकि टिकट बंटवारे में पूरा मामला जो है वो कांग्रेस ने खराब कर दिया और आरोप जो है वो कमलनाथ पर ही लगे थे, तो तभी से आवाजें उठ रही थी और अब जाकर कमलनाथ पर एक सख्त एक्शन जो है वो कांग्रेस हाईकमान ने लिया है। आने वाले दिनों में ये पता चल जाएगा कि ये जो फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया गया कितना कठोर और कितना सख्त एक्शन था और कितना कारगर था कांग्रेस को मजबूत करने में। लेकिन इस वक्त की जो स्थिति बनी हुई है वो यही दिखा रही है कि एक तरफ बीजेपी जो है मध्य प्रदेश में कमजोर हो रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो मायूस हैं, बहनें रो रही हैं, उनके कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं शिवराज के समर्थन में और बीजेपी हाईकमान से ये कह रहे हैं कि मोदी ने गलत किया है। तो वहीं दूसरी तरफ कमान राहुल गांधी के करीबी के हाथ में है और कांग्रेस मजबूत होती हुई दिख रही है। तो देखते रहिए DV लाइव। मैं आंचल और इसी के साथ अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद।